नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है पिजन बाइट्स चैनल में। इस चैनल में हम स्टार्टअप, टेक, फाइनेंस, बिजनेस और इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ को आपके सामने पेश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सिटी बैंक के बारे में बात करेंगे, जो हाल ही में उन्होंने बोला है कि वो इंडिया का मार्केट एग्जिट करने वाले हैं इन रिटेल बैंकिंग सेगमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिटी बैंक का बैकग्राउंड। हालांकि आप में से बहुत से लोगों को सिटी बैंक के बारे में पहले से ही पता होगा, फिर भी एक बार नजर मार लेते हैं। तो सिटी बैंक इज द फाइनेंशियल फर्म ऑफ सिटी ग्रुप। तो एक सिटी ग्रुप जो है यूएस का, उसका एक फाइनेंशियल फर्म है। 1802 में आया था और इनिशियली ये 1812 में न्यूयॉर्क में, जो कि यूएस में स्थित है, वहां पे ये सबसे पहले खोला गया था। तो यूएस का ये वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट ओवरसीज बैंक भी बना था, क्योंकि इन्होंने अपना पहला ब्रांच जो है वो ब्यूनस एरीज, जो कि अर्जेंटीना में है, वहां पे इन्होंने अपना ओवरसीज बैंक ब्रांच खोला था। सिटी बैंक के बारे में काफी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सिटी बैंक अपने टेक इनोवेशन के लिए भी काफी जाना जाता है। ये एटीएम्स और डिजिटल बैंकिंग को वेरी फ्यू बैंक्स हैं जिन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस करा था। इवन अगर आप इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के रेवोल्यूशन की बात करें इन डिजिटल एस्पेक्ट, तो सिटी बैंक का नाम जरूर आता है, क्योंकि सिटी बैंक वाज वन ऑफ द फ्यू बैंक्स जिन्होंने, और मैं ये बोलूं कि वन ऑफ द फर्स्ट बैंक्स जिन्होंने डिजिटल बैंकिंग को इंडियन बैंकिंग मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था। तो इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स काफी सिंपल हैं, जो यूजुअली बैंक्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि उधारी देना, मॉर्टगेजेस, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, कमर्शियल बैंकिंग एंड अदर्स। हालांकि सिटी बैंक ज़्यादातर अपने जिन क्लाइंट्स को वो एड्रेस करता है, वो यूजुअली एचएनआई क्लाइंट्स हैं इंडिया में या ओवरसीज मार्केट में। तो रिटेल सेगमेंट उनका मार्केट वैसे ही इंडिया में छोटा था। तो आइए एक देख लेते हैं इनके कुछ डेटा के बारे में। सो इनिशियली इनका हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता में था, क्योंकि जब हम इनिशियल इंडिया की बात करते हैं तो कोलकाता वाज द फाइनेंशियल कैपिटल और द कैपिटल, एंड a lot of financial activities were happening in कोलकाता। तो उसके बाद इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। तो अब तक इनके 35 to 40 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, एंड 1985 में इन्होंने रिटेल ऑपरेशन को स्टार्ट किया था। तो अगर हम देखें तो इसको कम से कम नहीं तो 100 से 110 साल हो चुके हैं ऑलरेडी सिटी बैंक को इंडिया में ऑपरेट करते हुए। हाल ही में सिटी बैंक ने कुछ प्रिंट न्यूज मीडिया और टेलीविजन मीडिया को अपना स्टेटमेंट दिया है, तो उससे कुछ डेटा है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि अब तक का उनका 2.99 लाख करोड़ का एसेट है, जो कि इंक्लूड करता है एचएनआई क्लाइंट्स को, जो कि बाहर से पैसा उठाते हैं या बाहर स्थित हैं। उनके 30 लाख कस्टमर्स हैं रिटेल बैंकिंग में और क्लोज टू 12 लाख अकाउंट है। हालांकि अगर आप किसी इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट बैंक के साथ कंपेयर करेंगे तो ये काफी कम है। सिटी बैंक का जो टोटल रेवेन्यू आता है उसमें रिटेल सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन अराउंड 30% है और कॉर्पोरेट बैंकिंग का अराउंड 50% है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका रिटेल सेगमेंट का जो रेवेन्यू आ रहा था वो इतना नहीं आ रहा था कि जितना आना चाहिए, या जिससे कि वो अपने आप को और ज्यादा इंगेज कर सके या आगे मार्केट में जा सके या पेनिट्रेट कर सके। हालांकि कंपनी ने यह भी बोला है कि उनका जो एनपीए है वो 0.51 से 0.56% इंक्रीज हो गया है। तो ये भी एक कारण है कि उनको अपना रिटेल सेगमेंट को फिर से स्ट्रेटेजाइज करना पड़ रहा था। और हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ खास स्ट्रेटेजी दिया नहीं है, बट उन्होंने बोल दिया कि हम एग्जिट कर लेंगे इंडियन मार्केट से। अब हम एक बार जान लेते हैं कि सिटी बैंक ने ये शट करके बाहर जाने का निर्णय क्यों लिया। हालांकि ये सिर्फ इंडिया में नहीं, टोटल ऑफ 13 कंट्रीज है जिसको सिटी बैंक बंद कर रहा है, तो इंडिया उनमें से एक है। तो अब सिटी बैंक सिर्फ 4 मेजर जो फाइनेंशियल हब्स माने जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उन बड़े मार्केट में ही अपना रिटेल ऑपरेशन चालू रख रहा है, जिसमें हांगकांग सबसे पहले, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लंदन और सिंगापुर। हालांकि उनका हेडक्वार्टर तो यूएस में है ही, तो वो एक अलग मार्केट है। तो 4-5 मार्केट्स में ही वो अपना रिटेल सेगमेंट को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। और वहां पे क्योंकि एचएनआई क्लाइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और बिजनेस हब्स हैं, तो बिजनेसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो वो उस सेगमेंट को ही अपना टारगेट
सेक्टर मानते हैं और उसी से अपना रेवेन्यू को आता हुआ देखते हैं। तो अगर हम रीजंस की बात करें कि सिटी बैंक के बंद होने के क्या रीजंस हो सकते हैं, तो कुछ रीजंस हैं जो हमने एनालिसिस किए हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं। पहला जो चैलेंज सिटी बैंक के साथ था, या किसी भी अगर हम फॉरेन बैंक की बात करें इंडिया में, तो सबसे ज्यादा चैलेंज होता है कि लोकल बैंक्स के साथ compete करना। और बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, तो इनके साथ compete करने में काफी दिक्कत आ रही थी। इन बैंक्स का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि इनका जो पेनिट्रेशन रेट है, तो इनका पेनिट्रेशन रेट बाकी फॉरेन बैंक से बहुत ज्यादा होता है। और ये टीयर 2 सिटीज, टीयर 3, इवन रूरल एरियाज में भी इनके ब्रांचेस होते हैं। तो इससे जो रूरल मार्केट को इन्होंने जिस तरीके से लास्ट 15-20 ईयर्स में टैप किया है, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो फॉरेन बैंक्स हैं वो पिछड़ से जाते हैं। उसके बाद अगर हम रिटेल अकाउंट्स की बात करें, तो फॉरेन बैंक्स में यूजुअली मेंटेनेंस चार्जेस और अदर जितने भी आपके एडवांसेस एंड चार्जेस हैं वो काफी ज्यादा होते हैं रादर देन कंपेयरिंग टू इंडियन बैंक्स। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि सिटी बैंक के जो अकाउंट्स हैं वो काफी ज्यादा खुलते तो हैं, लेकिन वो विद इन ईयर और 2 ईयर बंद हो जाते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा। सिटी बैंक वाज वन ऑफ द फ्यू बैंक्स जिन्होंने कॉर्पोरेट और जो सैलरी अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में लाया था। इन 90s जितने भी आईटी कंपनीज और बीपीओ का जो बूम आया था, तो उस टाइम पे अ लॉट ऑफ कंपनीज वेर ओपनिंग देयर एम्प्लॉइज अकाउंट विद सिटी बैंक। लेकिन ये होता यह था कि 2 साल 3 साल या 4 साल के बाद जब कोई एक एम्प्लॉय स्विच करता है किसी दूसरी कंपनी में, तो अगर उसका अकाउंट अगर सिटी बैंक या किसी और बैंक के साथ होता है, सिटी बैंक के साथ अगर नहीं होता है, तो उनका जो सैलरी अकाउंट था वो डॉर्मेंट हो जाता था और वो सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता था। तो उस सेविंग्स अकाउंट के कन्वर्ट होने की वजह से जो नॉर्मल चार्जेस जो उनको पहले नहीं लगते थे, अब उनको काफी हैवी चार्जेस पे करने पड़ रहे थे इन आरटीजीएस और एनईएफटी या कोई और मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग के हिसाब से। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोगों ने अपने अकाउंट्स फिर धीरे धीरे बंद करने शुरू किए। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि सिटी बैंक को काफी ज्यादा नुकसान हुआ इन रिटेल बैंकिंग सेगमेंट। हाल ही में जो ये एक रीजन है जो इन्होंने अभी दिया भी है कि पैंडेमिक की वजह से भी उनके जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं या दूसरे अकाउंट रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये भी एक रीजन उन्होंने बोला है कि पैंडेमिक की वजह से भी वो अपने मार्केट को काफी कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं और कुछ ही मार्केट में वो ऑपरेट करना चाहते हैं। प्रायोरिटी लेंडिंग एक मेजर इशू रहा है, नॉट ओनली विद सिटी बैंक, विद ऑल फॉरेन बैंक्स ऑल्सो, जिन्होंने पहले एग्जिट ले लिया है, जैसे कि बार्कलेज, और आगे हम उसके बारे में भी देखेंगे। तो आरबीआई ने ये क्लियरली बोल दिया है कि 40% ऑफ ओवरऑल लोन्स जो आप प्रोवाइड करते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि रूरल या जो टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज के लोग हैं, तो आपको उनको ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बैकअप या उस सिटी में टैप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बैंक्स के लिए एक चैलेंज हो जाता है कि टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में अपने नए ब्रांचेस को खोलने के लिए उनके पीछे कैपिटल इन्फ्यूजन और बहुत सी चीजें हैं, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें भी काफी ज्यादा हार्म करती हैं फॉरेन बैंक्स को एज कंपेयर टू लोकल बैंक्स, जिनका कॉन्सेंट्रेशन वो मार्केट पहले से ही रहता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की जैसे मैंने अभी बात की थी, तो वो भी एक डिसएडवांटेज रह जाता है विद द फॉरेन बैंक्स। अब हम अगर लोन डिफॉल्ट्स की बात करें, तो सिटी बैंक या दूसरे बैंक जैसे हैं वो अपने एचएनआई क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं। सो जो बिग कॉर्पोरेट्स होते हैं, अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो इनको काफी ज्यादा नुकसान होता है रादर देन एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि ऑलरेडी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को टैप करता है। तो उनके अगर लोन डिफॉल्ट होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लोन डिफॉल्ट नहीं होते या उनके बड़े क्लाइंट्स नहीं होते, उनके भी होते हैं, लेकिन ये बैंक्स जैसे कि बड़े क्लाइंट्स को ही टारगेट करती हैं। तो इनके अगर 4 में से अगर 2 क्लाइंट ने भी अगर डिफॉल्ट कर दिया तो इनको काफी ज्यादा नुकसान होता है रादर देन किसी दूसरे बैंक के जिसके अगर 10 क्लाइंट है, उनके सिर्फ एक ही या 2 मुश्किल से बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं। तो ये भी एक काफी चिंता का विषय रहा है विद द सिटी बैंक एंड ओवरऑल अगर हम फॉरेन बैंक्स की बात करें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से फॉरेन बैंक्स हैं जिन्होंने प्रीवियसली इंडिया का मार्केट एग्जिट किया है, स्पेशली इन रिटेल सेगमेंट। तो हम बार्कलेज जो कि 90s और अर्ली 2000 में काफी ज्यादा इंडियन मार्केट को टैप कर रहा था,
तो बार्कलेज जा चुका है, डॉशे बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका ने हाल ही में एग्जिट किया है। तो ये सारे बैंक से और भी कुछ एक दो बैंक होंगे जिन्होंने अपना, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है। तो इन बैंक्स ने इन लास्ट 8 और 10 ईयर्स अपने इंडियन मार्केट को एग्जिट किया है इन रिटेल सेगमेंट। तो इसके कुछ रीजंस हैं, तो रीजंस हम एक बार देख लेते हैं। तो इन्होंने भी यही बोला था कि हाई ऑपरेशनल कॉस्ट और एक जो आरबीआई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाता है दी फॉरेन बैंक्स, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कारण बन जाता है कि आप इंडियन मार्केट को उतना ल्यूक्रेटिव पहले देखते थे, लेकिन जैसे ही आप इंडियन मार्केट में टैप करते हैं तो विथ दीज रेगुलेशंस टू फॉलो आप उस मार्केट में ज्यादा साल तक सस्टेन नहीं कर सकते। हालांकि सिटी बैंक ने 100-110 साल तक सस्टेन किया, जो कि काफी ज्यादा समय होता है, और इसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया तो वो काफी एक चौंकाने वाला विषय है। हालांकि एक और रीजन है, वो मैं आपको एंड वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। तो उन्होंने एक कारण ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जनधन बैंक अकाउंट है, तो वो एक आपका गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन आया था कि आपको ये अकाउंट्स हैं जो आपको खुलवाने ही पड़ेंगे। तो वो अकाउंट्स अगेन बात आती है टियर 2 या टियर 3 या रूरल एरियाज में, तो वहां पे जो इंडियन बैंक्स है वो इजीली टैप आउट कर सकते हैं उन मार्केट्स को, लेकिन फॉरेन बैंक्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा उनके जो ग्रोथ स्ट्रैटेजीज होती हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करती हैं। और एक और है कि जो फॉरेन बैंक्स होते हैं वो यूजुअली अपने प्रोडक्ट मिक्स में काफ़ी ज़्यादा धक्का खाते हैं। जैसे कि अगर हम सिटी बैंक या कोई भी बैंक है जो यूएस या यूरोप का बैंक है, तो उनका जो मार्केट में जो प्रोडक्ट रहता है वो यूजुअली ये थिंक करके रखते हैं कि जो उनका ओवरसीज मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट चल जाएगा। लेकिन इंडिया में जो है वो सिनेरियो अलग है। इंडिया में हाई रिस्क टेकर जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी कम है, और इवन जो बॉन्ड मार्केट है इंडिया का वो भी इतना ज़्यादा अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है कि आप, हालांकि उनका जो वेल्थ मैनेजमेंट और वो सब सर्विसेज वगैरह है वो अभी भी चालू है, लेकिन अगर आप पैसे लगाने की बात करें तो इंडियन इन्वेस्टर आज भी इतना ज़्यादा रिस्क नहीं उठाता है। तो ये सब ओवरऑल एक कारण बन जाता है जिससे कि उनको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है फॉरेन बैंक्स को कि वो कितनी साल और यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूजन करते रहें कि आगे जाके उनका प्रॉफिट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये सब कारण हो जाते हैं कि जो फॉरेन बैंक्स है वो बाद में एक पॉइंट के बाद अपना बिजनेस सेल आउट करने की सोचते हैं। हालांकि सिटी बैंक अभी इतनी जल्दी तो यहाँ से नहीं जा सकता ड्यू टू आरबीआई के रेगुलेशंस, तो उनको बिजनेस, उन्होंने बोला भी है कि वो बिजनेस को सेल आउट करना चाहते हैं। तो अभी पहले तो ये देखें कि पोटेंशियल जो बायर्स हैं तो वो कौन है। हालांकि अभी र्यूमर्स तो यही आ रहे हैं कि कोटक उनमें से एक पोटेंशियल बायर हो सकता है या फिर एसबीआई हो सकता है। हालांकि जो अकाउंट्स हैं वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते थे कस्टमर्स को। कोटक महिंद्रा बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव था उस टाइम पे, और उन्होंने बहुत सारा रिटेल सेगमेंट में मार्केट को कैप्चर किया था। तो वक्त वक्त की बात है कि कोटक महिंद्रा भी उसी टाइम पे अपना रिटेल ऑपरेशंस, जो रिटेल बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग को चालू किया था, लेकिन वो लोग काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए और सिटी बैंक जो है अपने रिटेल सेगमेंट को उतना ज़्यादा अपलिफ्ट नहीं कर पाया। मे भी कुछ स्ट्रैटेजिकली उनका कुछ मिस्टेक था या कुछ भी था, तो उन्होंने अभी तो सेल आउट करने का अपना मन बना लिया है। हालांकि एक रीज़न और है, जो उनका जो डिबैकल हुआ है 2016 में, जिसका अभी तक उनको हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा तो कुछ महीने से सिटी बैंक वैसे ही न्यूज़ में रहा है कि उनका जो USD 900 मिलियन है रेवलॉन के अकाउंट वाला, जो उन्होंने गलती से लेंडर्स को ट्रांसफ़र कर दिया था एट वन गो, तो वो भी उनको कहीं ना कहीं चुभ रहा है कि इतना ज़्यादा अमाउंट अगर आपके बैलेंस शीट से अगर आप निकल जाता है तो उसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि उन्होंने कोर्ट में भी उन्होंने ये केस फाइल किया था, वहाँ भी कोर्ट ने उनकी खिलाफ ही जजमेंट को दिया है। और ये एक बहुत बड़ा गूफ ऑफ था कि आपने अचानक से इतना ज़्यादा अमाउंट जो है वो लेंडर को कैसे आपने ट्रांजैक्शन वो कर दिया। हालांकि वो एक अलग स्टोरी है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो में वो बात कर सकते हैं। तो फिलहाल तो खबर यही है कि सिटी बैंक यहाँ से एग्जिट कर रहा है, लेकिन अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे आरबीआई के रेगुलेशंस और लॉज ऐसे हैं कि आप अगर बैंक प्रॉपर तरीके से
सेल आउट करेगा तो उसका बायर होगा, उसको टेक ओवर जब किया जाएगा तो यूजुअली जितने भी इंडियन कस्टमर्स है जिन्होंने या तो लोन लिया होगा या उनके क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड्स वगैरह होंगे तो उनको ज़्यादा खासा परेशानी तो नहीं होगी। तो यहीं पे हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें पिजन बाइट्स चैनल से। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।